हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। आज के वीडियो में भी बच्चों हम संघट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको कहा था 2 से 3 वीडियो में संघट पूरा हो जाएगा। ये तीसरा वीडियो है और शायद आज पूरा नहीं हो पाएगा, एक वीडियो और करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम देखेंगे जितना ज़्यादा मैं आज करा सकूँ उतना ज़्यादा मैं आज करा दूंगा आपको। बच्चों, पहले वीडियो में हमने संघट के बेसिक देखे कि संघट क्या होता है, संघट कितने प्रकार का है, ये हमने बात की। दूसरी वीडियो में बच्चों हमने प्रत्यास्थी संघट से जुड़े हुए न्यूमेरिकल किए, क्योंकि हमने पहले वीडियो में साथ में ये भी पढ़ा था 1V में प्रत्यास्थी संघट क्या है, उसी के न्यूमेरिकल हमने दूसरे वीडियो में किए। आज के वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे द्विविमीय प्रत्यास्थी संघट की और बाद में करेंगे हम इसी वीडियो में पूर्णतः अप्रत्यास्थी संघट। ये प्रत्यास्थी संघट क्या है, अप्रत्यास्थी संघट क्या है, पूर्णतः अप्रत्यास्थी संघट क्या होता है, ये सब बातें हमने संघट के पहले वीडियो में डिटेल में हमने पढ़े बच्चों। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो आप पहला वीडियो देख सकते हैं, और पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं इसको भी और समझ आ जाएगा आपको। तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे बच्चों आज की वीडियो। और पहली हेडिंग हमारी, पहला टॉपिक आज का हमारा रहने वाला है द्विविमीय प्रत्यास्थी संघट। हेडिंग लगाइए, द्विविमीय प्रत्यास्थी संघट। द्विविमीय प्रत्यास्थी संघट इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। ये द्विविमीय में क्या होता है बच्चों? आपको पता है कि हम 3 तरीके की विमाओं की बात करते हैं, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। जब एक लाइन के अलोंग चलते हैं, एक लाइन के अनुदिश चीजें होती हैं तो उसको एक विमीय बोलते हैं। जैसे हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि एक वस्तु है, एक वस्तु इसके पीछे से आके इसके साथ टकराती है, ये दोनों एक ही रेखा में चल रहे थे और टकराने के बाद भी एक ही रेखा में चलते रहेंगे। ऐसे संघट को हमने एक विमीय संघट बोला था। बच्चों ये द्विविमीय संघट है। इसमें क्या होगा कि 2 अलग अलग वस्तुएं, हमें नहीं पता में कैसे आएंगी टकराएंगी और 2 अलग अलग दिशाओं में गति करने लगेंगी। इसको बच्चों हम द्विविमीय संघट बोलते हैं। और आज हमें पढ़ना है द्विविमीय प्रत्यास्थी संघट। प्रत्यास्थी संघट मतलब संवेग का संरक्षण तो होगा ही, साथ में गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। हमने कहा कि मान लेते हैं ये हमारी एक्स अक्ष है बच्चों, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये हमारी एक्स अक्ष है और यहाँ हमारी कोई बॉल है, m द्रव्यमान की वस्तु है और ये v1 u1 वेग से चल रही है। यहाँ दूसरी वस्तु है, ये सामने u2 वेग से चल रही है और इसका द्रव्यमान हमारा m2 है। बच्चों ध्यान ये रखना, ये संघट से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। किससे पहले की बात हो रही है? ये संघट से पहले की बात हो रही है। ठीक है, ये m द्रव्यमान की वस्तु है या m1 की बोल देते हैं, ये m2 द्रव्यमान की वस्तु है। संघट हुआ बच्चों यहाँ कहीं, और संघट के बाद जो हमारी पहली बॉल है m1, वो x अक्ष से ऐसे θ1 कोण पर v1 वेग से गति करने लगी। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये बॉल ऐसे ही आए, हो सकता है ये इस दिशा से भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए कुछ तो लेना पड़ेगा। मैंने मान लिया कि दोनों बॉल x अक्ष की दिशा में गति कर रही थी, ये टकराई और टकराने के बाद m1 ऐसे चली गई v1 वेग से θ1 कोण पर, और जो हमारी m2 है वो ऐसे चली गई v2 वेग से, और ये कोण जो है बच्चों ये हमारा θ2 है। इस प्रकार के संघट को बच्चों द्विविमीय संघट कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविमीय संघट। क्योंकि ये प्रत्यास्थी संघट है तो बच्चों यहाँ संवेग का संरक्षण भी लगेगा और गतिज ऊर्जा का संरक्षण भी लगेगा। चलिए शुरू करते हैं संवेग संरक्षण से। कहाँ से करेंगे? संवेग संरक्षण से। संवेग संरक्षण ये कहता है कि संघट से पहले का कुल संवेग बराबर संघट के बाद का संवेग। अब बच्चों आप ध्यान से अगर देखें तो यहाँ हमें जो ये v1 है, हमारा जो वेग है, ये ना x दिशा में है ना y दिशा में है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसके 2 घटक बना लेता हूँ v1 के। आप जानते हैं ये v1 है और ये θ1 है, तो ये बनेगा v1 cos θ1। आपने कहा जी बिल्कुल, और ये बनेगा बच्चों v1 sin θ1। हमने कहा ठीक। ये v2 है, ये θ2 है, तो ये बनेगा v2 cos θ2। उम्मीद ये है कि आपको ये घटक बनाने आते होंगे, और ये आएगा v2 sin θ2। तो आप ये देख सकते हैं कि टक्कर के बाद
ये जो वेग है इसके दो दो घटक बने, एक x अक्ष के अनुदिश एक y अक्ष के अनुदिश। इसका मतलब संवेग भी यहाँ दो दिशाओं में होगा, एक x में होगा और एक y में। इसलिए हमारा जो संवेग संरक्षण लगेगा वो भी दो दिशाओं में लगेगा। पहला लगेगा x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश। आपने कहा ठीक, लगाओ भाई x अक्ष के अनुदिश संवेग संरक्षण लगाते हैं। मुझे बताना इसका संवेग कितना है। आप कहोगे भैया इसका संवेग है m1u1, इसका आप कहोगे प्लस m2u2, क्योंकि एक ही दिशा में चल रहे हैं इसलिए प्लस लिया है, बराबर। टक्कर हो चुकी है, टक्कर के बाद x दिशा में इसका संवेग कितना है m1 का, आप कहोगे m1 v1 cos θ1, m1 v1 cos θ1 प्लस m2 का कितना है, आप कहोगे m2 का आएगा m2 v2 cos θ2, m2 v2 cos θ2। हमने कहा ठीक, ये समीकरण एक बन गई है भाई हमारी। हमने कहा अभी संवेग y दिशा में भी है, हमें वो भी देखना पड़ेगा, इसलिए हमने ये लगाया y अक्ष के अनुदिश। बच्चों संवेग हमें x अक्ष में भी संरक्षित करना है और y अक्ष के अनुदिश भी संरक्षित करना है। मुझे एक बात बता दो, टक्कर से पहले वेग कहाँ है, आप कहोगे सारा वेग x अक्ष में है। मैंने कहा क्या y दिशा में भी कोई वेग है, आप कहोगे y दिशा में कोई वेग नहीं है, तो इसका मतलब इसका y दिशा में संवेग 0 होने वाला है। मैंने कहा इसका कितना, आप कहोगे भैया इसका भी 0 है, क्योंकि y दिशा में इसका कोई वेग नहीं है। टक्कर हो गई है, टक्कर के बाद m1 का इस दिशा में संवेग होगा m1 v1 sin θ1, m1 v1 sin θ1। आपने कहा ठीक है, क्योंकि ये ऊपर था तो मैंने इसको प्लस ले लिया। m2 का संवेग y दिशा में नीचे है इसलिए इसको माइनस लेंगे, ये बनेगा m2 v2 sin θ2, m2 v2 sin θ2। इसको अगर अलग अलग लिखें तो ये बन जाएगा m1 v1 sin θ1 बराबर, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा m2 v2 sin θ2, और ये बनेगी बच्चों हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है जी, आपने कहा बड़े ही आसान है, एक बार x अक्ष में संवेग लगाओ संवेग संरक्षण, एक बार y दिशा में लगा दो। मैंने कहा संघट कैसा है, आपने कहा प्रत्यास्थ है। संघट कैसा भी हो संवेग तो संरक्षित रहता ही रहता है। आपने कहा संघट क्योंकि प्रत्यास्थ है इसलिए यहाँ गतिज ऊर्जा का भी संरक्षण रहेगा, इसलिए अब हम लगाएंगे गतिज ऊर्जा का संरक्षण, गतिज ऊर्जा का संरक्षण। आपके मन में आ रहा होगा क्या भैया ये भी दो दिशाओं में लगाना है, तो मैंने आपको कहा बच्चों संवेग एक सदिश राशि है इसलिए उसके घटक बन सकते हैं, लेकिन गतिज ऊर्जा तो एक अदिश राशि है और अदिश राशियों का घटक नहीं बना करता, इसलिए यहाँ घटक बनाने की जरूरत नहीं है, x अक्ष y अक्ष करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा लिखेंगे टक्कर से पहले यहाँ की गति ऊर्जा आप कहोगे 1/2 m1 u1 स्क्वायर, यहाँ की गति ऊर्जा 1/2 m2 v2 स्क्वायर बराबर v2 नहीं बच्चों u2। ठीक है, थोड़ी सी सावधानी हमें रखनी पड़ती है क्योंकि डेटा बहुत सारा हो जाता है। यहाँ की गति ऊर्जा आप कहोगे 1/2 m1 v1 स्क्वायर। ये मत कहना कि m1 v1 cos θ1 स्क्वायर करेंगे फिर ऐसे करेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लिख सकते हो लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर जुड़ के बनेगा वही। ठीक है, मैंने कहा ठीक 1/2 इसका कितना m2 v2 स्क्वायर। मैं चाहूँ तो 1/2 कैंसिल कर दूंगा और m1 वालों को एक तरफ ले लूंगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसको यही बना दो समीकरण 3। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपको कहूँ कि इतना ही है बस द्विविमीय प्रत्यास्थ संघट इतना ही है, 3 समीकरण बना ली है। 3 समीकरण में हमें क्या क्या नहीं पता, आपको m1 देगा m2 देगा, आपको u1 u2 देगा, आपको v1 पूछ लेगा v2 पूछ लेगा θ1 पूछ लेगा θ2 पूछ लेगा। मतलब 3 समीकरण है, 4 वेरिएबल हैं, 4 अननोन है, मतलब 4 ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता। ऐसा हो नहीं सकता कि 3 समीकरण हो और 4 वेरिएबल हम ज्ञात कर लें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों कि क्वेश्चन में हमें इनमें चारों में से भी कोई एक दे दिया जाएगा और हमें 3 चीजें पूछी जाएंगी कि इनमें से 3 चीजें निकाल दो। जैसे मुझे θ1 दे दिया, मुझे कह देगा v1 निकाल लो, v2 निकाल लो, θ2 निकाल लो। ठीक है, करेंगे हम क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना ही है। तो मुझे आप एक बात बता दो, क्या आपने इसमें कुछ नया सीखा है? हमने कहा भैया हमने नया सिर्फ इतना सीखा है
कि अगर ये वेग x में ना होके कुछ एंगल पे हो तो उसके दो दो घटक बना लो। अगर ये वेग संवेग की बात करेंगे तो दो दो घटक बनाने की जरूरत है। अगर हम संवेग नहीं बनाएंगे तो हमें घटक बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गतिज ऊर्जा में तो सीधा अदिश राशि की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें V1 से ही काम चल जाएगा। मतलब घटक बनाने की जरूरत नहीं है, सीधी बात ही है। घटक कहाँ बनाने हैं? जहां हम संवेग संरक्षण की बात करेंगे। जब हम गतिज ऊर्जा का संरक्षण करेंगे तब हमें घटक बनाने की जरूरत नहीं है। 3 समीकरण बन जाएगी, 3 चीजें हमें निकालने को बोला जाएगा, हम कर देंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों न्यूमेरिकल पे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ करूंगा यहाँ से रिलेटेड, जो कि हमारे किताबों में एग्जाम में पूछा जाता रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना है। क्या है वो बात? एक मिनट में इसको साफ कर दो, फिर हम उसी बात को करते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से कर लेते हैं बच्चों उसको। क्वेश्चन की पर्सन है मान लो हमारा ये, ठीक है। हमें ये कहा जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बड़ा लंबा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा कि भाई m द्रव्यमान की एक वस्तु, सूख जा भाई बोर्ड सूख जा। हमने कहा m द्रव्यमान की एक वस्तु u वेग से जा रही है और इसके सामने m द्रव्यमान की ही एक वस्तु विराम में स्थित है, ठीक है। टकराया, टकराने के बाद हमें यह प्रूव करना है बच्चों कि जब ये टक्कर के बाद ऐसे चलेंगे, ये m मान लो इसका वेग कुछ होगा v1 और ये दूसरा m इसका वेग कुछ होगा v2। हमने कहा हमें ये सिद्ध करना है कि इनके जो बीच का कोण है वो 90 डिग्री है, ठीक है। एग्जाम में कैसे पूछा जाता है सुनना। एग्जाम में से पूछा जाएगा m द्रव्यमान का एक कण u वेग से चलते हुए m द्रव्यमान के ही एक कण से जो विराम में स्थित है पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट करता है, ठीक है। उसके बाद टक्कर होने के बाद दो कण अलग अलग दिशाओं में गति करने लगते हैं। सिद्ध कीजिए कि इन दो कणों के वेग के बीच की दिशा 90 डिग्री है, या वेगों के बीच का कोण 90 डिग्री है, या ये कह देगा कि दो कण एक दूसरे से समकोण दिशा पे गति करते हैं। मतलब कहने की बात ये, मुझे ये सिद्ध करना है कि V1 और V2 के बीच का कोण 90 डिग्री है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और आप इसको याद भी रखेंगे। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में एक बात याद करने को कहा था कि अगर दो बराबर द्रव्यमान के m और m दो कण प्रत्यास्थी संघट करते हैं एक v में, तो दोनों की गति बदल जाती है। अगर इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड था और इसका 5 था तो इसका 10 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा। मतलब वेगों की अदला बदली हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है वेलोसिटी। कहा था ना याद करने के लिए। ऐसे ही वो तो एक विमीय की बात थी जब एक लाइन में गति कर रहे थे। ये द्विविमीय है कि अगर एक जैसे दो कण, बराबर द्रव्यमान के दो कण प्रत्यास्थी संघट करते हैं और जो वस्तुएं हैं वे अलग अलग दिशा में गति करती हैं, तो हमें ये याद रखना है कि उनके वेगों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। मैं सिद्ध करने वाला हूं, जल्दी से हम इसको करेंगे। सबसे पहले बच्चों ध्यान दो, कुछ नहीं करना, बेसिक से चलेंगे बिल्कुल। सबसे पहले ना गतिज ऊर्जा का संरक्षण लगा लेते हैं। आप कहोगे भैया आज तक तो हम संवेग लगाते थे पहले, मैंने कहा उसे लगा लो। गतिज ऊर्जा के संरक्षण से क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा टक्कर से पहले की ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद की ऊर्जा। हमने कहा टक्कर से पहले कितनी है? 1/2 m u1 स्क्वायर प्लस इसकी गतिज ऊर्जा विराम में होने की वजह से 0, 1/2 इसकी गतिज ऊर्जा 1/2 m v1 स्क्वायर, इसकी गतिज ऊर्जा 1/2 m v2 स्क्वायर। 1/2 1/2 1/2 गया, m गया, तो यहाँ से हमारा आ गया u स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। मैंने कहा समीकरण नंबर 1 आसान है। आपने कहा भैया इससे आसान क्या ही होगा। अब मैंने कहा अब लगाएंगे संवेग संरक्षण। क्या? संवेग संरक्षण। बच्चों इस क्वेश्चन को प्रूव करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको आसान बता रहा हूँ। हमने जब सदिश पढ़ा तो हमने ये पढ़ा था कि अगर दो सदिश a और b हैं और ये एक दूसरे के लंबवत हैं, तो उनका जो अदिश गुणन होता है a.b वो हमेशा शून्य होता है। क्या v1 और v2 भी दो सदिश हैं? मैंने कहा हाँ। आपने भी कहा हाँ। क्या हमें प्रूव करना है कि v1 और v2 के बीच का कोण 90 डिग्री है? आपने कहा हाँ। इसका मतलब v1 और v2 एक दूसरे के समकोण पे होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे? आपने कहा हाँ।
तो इसका मतलब v1 और v2 का अदिश गुणन 0 आना चाहिए। आपने कहा भैया ये बढ़िया बात आपने बताई, और हमें भी ये पता है कि अगर दो सदिशों को एक दूसरे के लंबवत प्रूव करना है तो उनका अदिश गुणन 0 ला के दिखा दो। तो मैं किसी ना किसी तरीके से v1 v2 का डॉट प्रोडक्ट 0 ला के दिखाऊंगा। आपने कहा चलो संवेग संरक्षण से चलते हैं। आपने कहा संवेग के संरक्षण क्या कहता है? टक्कर से पहले का संवेग m1 u1। अब मैं वेक्टर लगा के चलूंगा क्योंकि मुझे वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने इसको वेक्टर लगा दिया, यहाँ ये लगा दिया v1 और ये लगा दिया v2। अदिश, तुम कहोगे यहाँ क्यों नहीं लगाया वेक्टर? गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, इनमें वेक्टर की जरूरत नहीं है, तो हमने लिखा m1 u1, ये विराम में है, यहाँ का संवेग 0 है, इसका होगा m1 v1 प्लस इसका होगा m2 v2। और जिन बच्चों के दिमाग में ये आ रहा हो कि भैया घटक क्यों नहीं बनाए, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अब हम पूरे संवेग संरक्षण को एक साथ कर रहे हैं वेक्टर लगाकर, इसलिए घटक की जरूरत नहीं पड़ी। वरना अगर घटक बनाते तो एक बार x में करते, एक बार y में करते, और तब फिर हम वेक्टर ना लगाते। ध्यान दो, पिछली बार जब x और y में अलग अलग लिखा था तो मैंने वेक्टर नहीं लगाए थे बच्चों। अब आपने कहा क्योंकि इनका द्रव्यमान बराबर है सबका, तो ये m1 भी m होगा, ये भी m होगा और ये भी m होगा, तो m m m कैंसिल हो गए। तो यहां से आया u1 बराबर v1 प्लस v2। आपने कहा ठीक है, ये आ गया u1 बराबर v1 प्लस v2। अब जिन्होंने वेक्टर अच्छे से पढ़ा होगा उनको ध्यान होगा कि मैंने सेल्फ डॉट प्रोडक्ट बताया था कि u1 है तो इधर u1 से गुणा कर दो, v1 प्लस v2 है तो इधर v1 प्लस v1 से गुणा कर दो, तो ये बनेगा u1 डॉट u1, डॉट वाली गुणा करनी है, और यहाँ बनेगा v1 प्लस v2 डॉट v1 प्लस v2। आपने कहा ठीक है भाई, u क्या आता था? a डॉट a स्क्वायर आता था, वेक्टर आने चाहिए, बिना वेक्टर के काम नहीं चलेगा पूरे फिजिक्स में। u1 डॉट u1 बनेगा u1 का स्क्वायर, v1 डॉट v1 बनेगा v1 का स्क्वायर, v1 डॉट v2, हाँ जी v1 डॉट v2 प्लस v2 डॉट v1, v2 डॉट v1 प्लस v2 डॉट v2, और ये बनेगा v2 का स्क्वायर। आपने कहा बढ़िया, ही तो हमें आता है, यह आ जाएगा u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिए, और v1 डॉट v2, v2 डॉट v1, हमने पढ़ा था a डॉट b को b डॉट a भी लिख सकते हैं, तो v2 डॉट v1 को मैं v1 डॉट v2 लिख दूंगा, तो ये बन जाएंगे 2v1 डॉट v2, v1 डॉट v2, v1 डॉट v2 कितना हो जाएगा 2v1 डॉट v2। मुझे अभी पता चला पहले समीकरण से कि जो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर है u स्क्वायर के बराबर है। मैंने इसको u, अच्छा है चलो इसको मैं थोड़ा सा, हमने देखो मैंने यहाँ u1 लिख दिया, तो मैं इसको u1 लिख देता हूँ, तो यह जाएगा u1, यह आ जाएगा u1, ये u1 ही है, तो u1 स्क्वायर का मान कितना है, या ये कहो v1 प्लस v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का मान कितना है u1 स्क्वायर। तो इधर भी हमने कितना लिखा u1 स्क्वायर, और यह जाएगा 2v1 डॉट v2, u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर गया, उधर बचा 2v1 डॉट v2 बराबर 0, और यह जाएगा v1 डॉट v2 बराबर 0। ठीक है जी। और आपको पता है कि अगर a डॉट b 0 आ गया है तो इसका मतलब साफ साफ है कि a और b एक दूसरे के लंबवत हैं। हाँ ये है कि a और b खुद 0 ना हो। क्या v1 v2 खुद 0 है? हमने कहा नहीं, इसलिए v1 डॉट v2 0 आते ही हमें ये बात समझ आ गई है। अतः लिख लेना v1 व v2 परस्पर लंबवत हैं, परस्पर लंबवत हैं। और बाद में एक लाइन लिख लेना जो क्वेश्चन था हमारा, अतः जब m द्रव्यमान का एक कण किसी वेग से चलते हुए उसी द्रव्यमान के दूसरे कण से जो विराम में स्थित है से प्रत्यास्थ संघट करता है, प्रत्यास्थ हर जगह नहीं होगा, प्रत्यास्थ संघट, तो वे एक दूसरे टक्कर के बाद एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे गति करते हैं। अगर ये एक विमीय संघट नहीं है, एक विमीय संघट होगा तो वेगों की अदला बदली हो जाएगी टक्कर पर, लेकिन अगर ये द्विविमीय संघट है, थोड़ा ऊपर नीचे लग रहे हैं, तो ये 90 डिग्री के कोण पे गति करेंगे। और ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रूव करो। ठीक है, ये खत्म करते हैं बच्चों। अब मैं यहां से आपको 2 या 3 न्यूमेरिकल कराऊंगा द्विविमीय प्रत्यास्थी संघट के। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं पूछे जाते, जितने से मैंने करा दिया इतने से ही आपका क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, अगर यहां से मिला।
बच्चों सच बात यह है, ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं एक विमीय प्रत्यास्थी संघट से, ठीक है। तो इसलिए आपको उसे बहुत अच्छे से करना है, और जिसको वो बहुत अच्छे से आ जाता है उसे फिर इसमें दिक्कत होती ही नहीं है। चलिए पहला न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। पहला न्यूमेरिकल कहता है m द्रव्यमान की एक गेंद u वेग से एक अन्य m द्रव्यमान की बॉल से टकराती है जो विराम में है। टक्कर के बाद क्रम से 30 डिग्री व 60 डिग्री के कोण पर गति करती है बॉल। दिखाइए कि यह संघट पूर्णतः प्रत्यास्थ है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन, घुमा फिरा के वही बात इसने कर दी। क्या कहा इसने कि एक गेंद है m द्रव्यमान की और ये u वेग से गति कर रही है, u वेग से, और जाके बच्चों ये एक m द्रव्यमान की गेंद से ही टकराती है जो विराम में है, ठीक है। टक्कर होती है, टक्कर के बाद जो पहली बॉल है वो 60 डिग्री पे और दूसरी जो बॉल है वो 30 डिग्री पे गति करती है। यही बोला है कि जो पहली बॉल है टक्कर के बाद में क्रम से 30 डिग्री व 60 डिग्री की कोण पर गति करती है। दिखाइए कि यह संघट पूर्णतः प्रत्यास्थ है। आप कहोगे कैसे पता, 60 ऊपर है 30 नीचे है, तो भी बच्चों ऐसा कुछ बोलना नहीं गया, तो ऊपर नीचे आप कुछ भी ले लो, ठीक है, दिक्कत थोड़ी है। ये भी m द्रव्यमान की ही गेंद है, ये भी m द्रव्यमान की, चाहे से ऊपर नीचे कहीं चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो पड़ गया है कि अगर m द्रव्यमान की गेंद m द्रव्यमान की विराम की गेंद से टकराएगी तो दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पे चलेंगे। और अभी तो पढ़ा कि ये तभी होगा जब टक्कर कैसी हो, पूर्णतः प्रत्यास्थ, मतलब प्रत्यास्थ संघट हो। इसने कहा सिद्ध करना है। तुम्हें पता है कि टक्कर प्रत्यास्थ है तभी ये हो पा रहा है, लेकिन सिद्ध कैसे करें? तो बच्चों सिद्ध करने के लिए हमें पता है संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। अगर हम ये भी दिखा दें कि गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी, तो गतिज ऊर्जा संरक्षित कहाँ रहती है, ये आपको पता है, प्रत्यास्थ संघट में। तो इस टक्कर को प्रत्यास्थ संघट सिद्ध करने के लिए मैं ये सिद्ध करूँगा कि इनकी गतिज ऊर्जा भी संरक्षित है, ठीक है। हमने कहा ये V1 है, मान लेते हैं ये V2 है, तो ये बनेगा V1 cos 60, ये बनेगा V1 sin 60, ठीक है। ये V2 है तो ये बनेगा V2 cos 30 और ये बनेगा V2 sin 30। हमने कहा लगाओ संवेग संरक्षण। पहले x दिशा में लगाएंगे, x दिशा में संवेग संरक्षण। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप अपने आप लिख लेना। x दिशा में संवेग संरक्षण लगाएंगे बच्चों। यहाँ का संवेग आप कहोगे mvu है, यहाँ विराम में है तो 0 है, ऐसे इसका होगा m v1 cos 60, आपने कहा ठीक है। इसका होगा m v2 cos 30, आपने कहा ठीक। m कैंसिल हो गए तो यहाँ u बचा, या v1 cos 60 का मान होता है 1/2, v2 cos 30 का मान होता है √3/2। 2 यहाँ से एलसीएम लेके यहाँ आ गया तो ये 2u का मान आ गया बच्चों v1 प्लस √3 v2। मैं समीकरण 1 बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैं लगाऊंगा y अक्ष दिशा में, y अक्ष दिशा में। बच्चों आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। क्या y दिशा में यहाँ संवेग है? नहीं है। इसका संवेग है तो रुकी हुई है, 0 है। इसका संवेग कितना है? आप कहोगे m v1 sin 60, m v1 sin 60। ये ऊपर है तो प्लस ले लेंगे, नीचे है तो माइनस ले लेंगे, m v2 sin 30। ये इधर 0 हुआ, m यहाँ है कैंसिल हो गया, बचा v1 sin 60 का मान √3/2, यहाँ बचा v2 sin 30 का मान 1/2। 2 एलसीएम लेकर 0 के साथ गुणा होगा, 0 हो गया ये, तो इधर बचा v1 √3 बराबर v2। ये भी आ गया हमारा, v2 का मान आ गया √3 v1, ठीक है। क्यों किया ये? जिससे हमें v1 v2 में कुछ रिलेशन मिल जाए, ये मिल गया हमें v1 v2। अब हमें मेन बात करनी है गतिज ऊर्जा को संरक्षित करके देख। मुझे नहीं पता है बच्चों कि ये प्रत्यास्थ संघट है क्या, कभी तुम सीधा लगा दो उसमें कि गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी। हमें सिद्ध करना है कि ये प्रत्यास्थ संघट है, इसलिए मैं सिद्ध करूंगा कि पहले की गतिज ऊर्जा बाद की गतिज ऊर्जा के बराबर है। तो हम कहेंगे टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा। आपने कहा ठीक है, निकाल लो कितनी। आप कहोगे k इनिशियल 1/2 mu², m है u है तो इतनी है। टक्कर के बाद बताओ, टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा। आपने कहा भैया टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा है k फाइनल बराबर 1/2 m v1²
प्लस 1/2 mv2²। 1/2 m कॉमन आ गया, अंदर बचा v1² प्लस v2²। अब बच्चों मुझे किसी भी तरीके से यहां ये इसको सोल्व करके इसके बराबर लाना है। मुझे पता चल जाएगा कि टक्कर से पहले जितनी गति ऊर्जा थी अगर उतनी ही आ गई बाद में भी तो हम कह देंगे कि एक प्रत्यास्थी संघट है, वरना ये प्रत्यास्थी संघट नहीं होगा। मतलब मुझे अब v1 v2 को हटा के u लाना है। देखो पहली बात तो ये कि यहां से अगर मैं v2 का मान यहां डाल दूं तो सीधा हम u और v1 में संबंध निकाल लेंगे। तो पहले तो यही कर लेते हैं अपनी थोड़ी सी चीजें। ये आ जाएगा 2u। देखो बच्चों 2u बराबर v1 प्लस √3 v2 का मान देखो v2 का ये है √3v1। ये आ जाएगा 2u बराबर v1 √3 ये हो जाएगा 3v1। तो ये 2u बराबर आ गया बच्चों 4v1। देखो 4v1 आ गया और यहां से v1 का मान आ जाएगा 2 से गया 4 u/2। देखो v1 का मान कितना आ गया u/2 रखते हैं यहाँ 1/2 m। v1 का मान है u/2 और उसका स्क्वायर हो जाएगा तो u²/4 हो जाएगा। ये आपने कहा ठीक है, ये कि जैसे लग रहे हैं ये नीचे 4 है बच्चों। प्लस अब v2 का मान निकाल लो √3। v1 का मान कितना है u/2 तो v2 का मान ये डाल दो। v2 का मान ये डाल लेंगे तो उसका स्क्वायर करने पे √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, इस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये हो गया 3/4 और साथ में होगा u का स्क्वायर। आपने कहा u² हो गया 1/2 m। 4 कॉमन आ गया, u² कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 3। तो 1 और 3 हो जाएगा 4, साथ में है u²/4। 4 से गया 4 तो आ जाएगा 1/2 mu²। ये हमने निकाल ली संघट के बाद की गति ऊर्जा। देखना संघट से पहले कितनी थी 1/2 mu², संघट के बाद कितनी है 1/2 mu²। इसका मतलब यहाँ संवेग तो संरक्षित है ही, वो तो हर जगह होता है, गति ऊर्जा भी संरक्षित है, अतः यह है एक प्रत्यास्थी संघट है। यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। ठीक है, एग्जाम में अगर तुमसे ये दे दिया और ऑप्शनल पूछा बताओ कैसा, तो समझ जाना कि बराबर द्रव्यमान है और ये वाला विराम में है और दोनों के बीच का कोण 90 है। ये केवल तभी पॉसिबल है जब दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। अगर ये तभी पॉसिबल है जब संघट हमारा प्रत्यास्थी रहा हो। हमने सिद्ध भी कर दिया। बड़े नंबर में आएगा तो ऐसे करना है, ऑप्शन में पूछ ले तो सीधा लिख देंगे कि भाई ये प्रत्यास्थी संघट है। ठीक है, करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूं बच्चों, सुन लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है m द्रव्यमान की एक गेंद u वेग से x अक्ष के अनुदिश गति करते हुए एक m द्रव्यमान की विराम गेंद से प्रत्यास्थ रूप से टकराती है। यदि पहली गेंद 37 डिग्री के कोण पर x अक्ष के ऊपर गति करती है तो दूसरी गेंद की गति की दिशा बताइए तथा दोनों के वेग बताइए टक्कर के बाद। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा। क्वेश्चन वही है, देखो m द्रव्यमान की गेंद u वेग से चल रही है, टकराती है जाके m द्रव्यमान की गेंद से ही जो कि विराम में है। आपने कहा इसका मतलब दोनों प्रत्यास्थ टक्कर अगर कर रही हैं तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा टकराने के बाद। साफ साफ बोल दिया है कि प्रत्यास्थी संघट है। तो बच्चों जो पहली बॉल जाएगी यहाँ v1 से जाएगी, दूसरी बॉल यहाँ v2 से जाएगी। ये भी m द्रव्यमान है, ये भी m द्रव्यमान है। ऊपर इसने कहा कि x अक्ष के ऊपर 37 डिग्री के कोण पे गई है तो नीचे वाला कोण बताना है और v1 और v2 का मान बताना है कि कितने वेग से गई। बड़ा क्वेश्चन है बच्चों। देखो ज़्यादा से ज़्यादा इस m को भी चला देगा वो, तब ये कोण 90 डिग्री हो ना हो वो हमें पता नहीं है बच्चों। ये 90 डिग्री वाले कोण का कॉन्सेप्ट तभी है जब दोनों का द्रव्यमान बराबर हो, सामने वाली विराम में हो और टक्कर बिल्कुल प्रत्यास्थ हो। तो मुझे पहले ही पता है कि इसका आंसर 53 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के 90 आना चाहिए। तो 37 में हम 53 जोड़ेंगे तभी 90 डिग्री आएगा। तो मुझे आंसर तो पहले ही पता है कि 53 डिग्री आएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना, ये तो ऑप्शनल है। जैसे ऑप्शन में दे दिया तो हम बता देंगे, हमें थीटा भी निकालना है।
ये V1 भी निकालना है, ये V2 भी निकालना है। करते हैं भाई अपना। आपने कहा ये V1 है, ये आ जाएगा V1 cos 37, ये आएगा V1 sin 37, ये V2 है तो ये आएगा V2 cos थीटा, ये आएगा V2 sin थीटा। सबसे पहले आप समवेग का संरक्षण लगाएंगे x में भी और y में भी, फिर गतिज ऊर्जा का संरक्षण लगाएंगे। तो हमने कहा सबसे पहले x में लगा लेते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों। ये हो जाएगा mu, इसका होगा 0, इसका होगा mv1 cos 37, mv1 cos 37, और इसका होगा बच्चों mv2 cos थीटा, mv2 cos थीटा। ठीक है जी। ये m गया तो यहाँ u बचा, v1 cos 37 का मान होता है बच्चों 4/5 प्लस m गया, m तो गया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, m ने गया है बच्चों। यहाँ से v2 आ गया, हम v2 cos थीटा। क्या मैं इसको ऐसे ही रहने दूँ? चलो ऐसा करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। यह आ जाएगा 5u बराबर 4v, ये 5 यहाँ भी जाएगा तो यह जाएगा 5v2 cos थीटा। देखते हैं हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, यहीं से काम चल जाएगा। फिर लगाएंगे बच्चों हम y दिशा में। y दिशा में यहाँ समवेग 0 है, इसका समवेग पहले ही 0 है, बराबर इसका होगा mv1 sin 37, mv1 sin 37, ये नीचे है तो माइनस आएगा mv2 sin थीटा। m से m गया, ये है v1 sin 37 का मान होता है 3/5 बराबर, ये इधर आ जाएगा, m गया तो आ जाएगा v2 sin थीटा। ठीक है, ले जाने को तो मैं इसको भी ले जा सकता हूँ, 3v1 बराबर 5v2 sin थीटा। एक समीकरण हमारी ये बन गई है, एक समीकरण ये बन गई है। मैंने आपको बताया था कि हमारी 3 समीकरण इसमें बना करती हैं भाई। पहली x अक्ष का संवेग, दूसरा y अक्ष का संवेग, और तीसरा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा लगाएंगे भाई। अब संघट्ट प्रत्यास्थ दे रखा है, गतिज ऊर्जा संरक्षण आपने कहा लगाओ। इसकी 1/2 mu², इसकी 0, इसकी 1/2 mv1², इसकी 1/2 mv2², 1/2 गया, m से गया, जो यहाँ बचा u1² बराबर v1² प्लस v2²। ठीक है जी, 3 समीकरण बन गई हैं देखो बच्चों, एक ये समीकरण नंबर 3। अब मुझे यहाँ से v1 v2 निकालना है और थीटा निकालना है। देखो ये u दे रखा है, कभी तुम सोचोगे u भी निकालना है, नहीं, ये u दे रखा है, v1 v2 और थीटा निकालना है। 3 समीकरण है, 3 ही चीजें निकालनी है। तो क्या करें बच्चों, एक काम करते हैं, सबसे पहले ना थीटा निकालते हैं। थीटा तब निकलेगा जब यहां से, देखो ये हमारा कौन है, ये v1 है बच्चों। देखो v1, थोड़ी सी भी गलती होगी खराब कर देंगे। ये v1 यहाँ v2, यहाँ v1 यहाँ v2। ऐसा करते हैं, इस v1 की वैल्यू यहाँ डालते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, यहाँ हम v1 का मान डाल देंगे बच्चों। तो याद रहेगा 5u बराबर 4v1, v1 का मान आ जाएगा 5/3 v2 sin थीटा, v2 sin थीटा। थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन होगी बच्चों, लेकिन हमें करनी पड़ेगी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। v1 का मान हमने डाल दिया, यहाँ बचेगा 5v2 cos थीटा। ठीक है, v1 का मान यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया हमने यहाँ। तो जैसे ही हमने इसको डाला, ये आया 5u बराबर 5/20/3 v2 sin थीटा, यह आ जाएगा 5v2 cos थीटा। मैं ऐसा भी कर सकता था कि ये 5 कॉमन लेके इस काट देता, तो ये u पर बच जाता, तो यहाँ 4/3 बचता, 4/3, और v2 भी कॉमन आ जाता हमारा, तो अंदर बचता sin थीटा पाँच कॉमन लेके बच्चों मैंने 5 को 5 से काट दिया, तो यहाँ u बचा, और u बच ये आएगा हमारा 4/3 v2 sin थीटा प्लस v2 cos थीटा। यहाँ से मैं v भी कॉमन ले सकता हूँ, तो ये u बराबर आ जाएगा v2 4/3 sin थीटा प्लस cos थीटा। आपने कहा ठीक है।
ये हमने बच्चों क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सोल्व करके तो हमारी जो वैल्यू आई में V2 और थीटा बच गया है। अब देखो यहाँ V1 और V2 है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से भी V1 हटा दूँ। तो ऐसा करते हैं, अब इस u स्क्वायर में इस V1 की वैल्यू डाल देते हैं, कहाँ से, यहीं से। तो ये आ जाएगा u स्क्वायर बराबर V1 आएगा 5/3 V2 साइन थीटा और उसका स्क्वायर, और यहाँ बचेगा V2 स्क्वायर। तो ये u स्क्वायर बच्चों आएगा हमारा 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, V2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यह आएगा V2 स्क्वायर। यहाँ से मैं V2 स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ, 25/9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। आपने कहा ठीक है। देखो अब हमारे पास जो इक्वेशन है एक ये इसमें V2 है, यहाँ V2 है, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है। दो समीकरण, दो वेरिएबल बचे। V1 को हमने गायब कर दिया बच्चे, ये U हमें पता है। मैं क्या कर रहा हूँ अब कि इस u की वैल्यू यहाँ उठा के डाल देते हैं, इस u की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। जब इस u की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो ये आएगा u का स्क्वायर, तो ये बनेगा V2 का स्क्वायर 4/3 साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ डाल दिया हमने। और बच्चों यहाँ बचेगा बराबर में V2 स्क्वायर और साथ में 25/9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये इस u की वैल्यू हमने यहाँ डाल ली और पूरी इक्वेशन हमने लिख दी। जैसे ही हमने इसका V2 स्क्वायर से V2 स्क्वायर को गायब किया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16/9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 2ab करेंगे 8/3 साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, इधर है 25/9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन लेंथी है लेकिन आसान है। साइन स्क्वायर थीटा इधर भी है, इधर भी है, 25 उधर है, 16 इधर, 25 में से 16 गए 9 बचेंगे, 9/9 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो उधर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बच्चों समझ आएगी बात मैंने क्या कहा, लिखो। देखो ये है कोस स्क्वायर थीटा प्लस 8/3 साइन थीटा कोस थीटा। मैंने इतने की बात की, इतने की, इसको इधर लेके गया, 25 में 16 गए 9, 9/9 1 बचा कौन, साइन स्क्वायर थीटा, और ये है 1। आपने कहा ठीक है जी। अब बच्चों देखो यहाँ साइन भी है कोस भी है, मैं चाहता हूँ सबको एक में बदल, आसान होगा। पहली बात तो अब थीटा आ चुका है, हमें एक ही वेरिएबल चाहिए था, वेरिएबल निकाल लेंगे, लेकिन साइन और कोस दोनों हैं, कैसे किया जाए। या तो ऐसा करो कि दोनों को, कोस को भी साइन में बदल लो या साइन को कोस में बदल लो। आपने कहा ठीक है, ऐसा कर लेते हैं कि ये कोस स्क्वायर थीटा उधर जाके 1 में इसके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 8/3 साइन थीटा कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपने कहा ठीक है। जैसे ही 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हुआ, आपके दिमाग में आया कि ये तो साइन स्क्वायर थीटा होता है और ये भी साइन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। भाई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा ये है, तो 2 हो गए, तो ये आ गया 8/3 साइन थीटा कोस थीटा। आपने जैसे ही 2 से इसको काटा तो ये बचा 4/3, एक साइन से एक साइन गया तो यहाँ बचा कोस थीटा, उधर बचा एक साइन थीटा। तो मुझे बताओ जब ये कोस जाएगा साइन के साथ तो साइन अपॉन कोस थीटा बनेगा tan थीटा और ये होगा 4/3। आपको मैंने कई बार बताया है ये ट्राइंगल, ये 3, 4 और 5 वाला, आपको पता है कि 4 के सामने कौन होता है 53 डिग्री, तो इसका मतलब ये है हमारा tan 53 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का मान आएगा बच्चों 53 डिग्री, जो हम शुरू में ही कह रहे थे कि हाँ आंसर तो हमें इसका पहले ही पता है, लेकिन वो आंसर निकालना इतना आसान हमारे लिए नहीं रहा है। देखो कितना हमें घुमाना पड़ा। क्या आपको ये बात समझ आई है क्या बच्चों? मैंने ट्रायंगल वाली बातें बहुत बार बता रखी है कि 3, 4, 5 वाला ट्रायंगल याद रखो, तो वहीं से हमने पता किया कि जो 4/3 होता है वो tan 53 का मान होता है, तो थीटा कितना आ गया 53 डिग्री। देखो ऊपर 37 है, नीचे 53 है। आपने कहा थीटा निकाल लिया, V1 V2 भी तो निकालना है, मैंने कहा निकाल लो, क्या दिक्कत है। आप यहाँ थीटा की वैल्यू डालनी शुरू करो समीकरण 1 और समीकरण 2 में। बच्चों मैं अब इसको हटा रहा हूं। आपने कहा कि जैसे ही समीकरण 1 में हमने थीटा का मान डाला तो ये जो 5u ये बनेगा 5u बराबर 4v1 प्लस 5v2, और कोस 53 कितना होता है, कोस 53 होता है बच्चों 3/5।
यहाँ वैल्यू डाल ली मैंने, ठीक है। तो ये 5u आ गया 4v1 प्लस 5 से 5 गया तो ये आ गया 3v2। आपने यहाँ से ये ऐसे करके निकाल लिया, यहाँ डाला 53, साइन 53 होता है 4/5, तो ये बनेगा यहाँ से 3v1 बराबर 5v2 और साइन 53 का मान होता है 4/5, 5 से गया 5 तो 3v1 आ गया 4v2, ठीक है। अब आप यहाँ v1 v2 को जिसको भी हटाना चाहे हटा लो। यहाँ से हमने v1 का मान निकाल लिया 4/3v2, किसका, v1 का मान 4/3v2, ये यहाँ डालना और जैसे ही यहाँ डालेंगे तो ये आएगा 5u बराबर 4, v1 का मान 4/3v2 प्लस 3v2, तो ये आ जाएगा 5u बराबर 16/3v2, 3v2, v2 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 16/3 प्लस 3, 3 × 9, 16 9 25, 25/3v2, 5 से गया 25 5 बार, यह आ जाएगा v2 का मान आ जाएगा बच्चों 3u/5, 3u/5 आ गया, देखो 3u/5। इस v2 का मान यहाँ डाल दोगे तो v1 आ जाएगा 4/3, v2 का मान है 3u/5, 3 से गया 3 तो v1 आ गया 4u/5, ठीक है। देखो बच्चों लेंथी तो था लेकिन मुश्किल नहीं था। हाँ, जिनको भाई जिसको मैथ्स में दिक्कत है, कैलकुलेशन में दिक्कत है, साइन कोस का नहीं पता है, उसके लिए तो फिर दिक्कत होगी ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बच्चों ये मैंने आपको 2 सवाल जो कराए ये आपके थे द्विविमीय प्रत्यास्थी संघट के, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि हम आज की वीडियो में 2 संघट पढ़ेंगे, एक द्विविमीय प्रत्यास्थी संघट और एक पढ़ेंगे बच्चों हम पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट। कौन सा, पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट। इतना मैं बोर्ड साफ करूं, आप एक बार जल्दी से रिकॉल करो कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब 2 वस्तुएं टक्कर के बाद एक दूसरे से चिपक जाती हैं तो हम उसको पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट कहते हैं। और इस वाले संघट में गतिज ऊर्जा की हानि सबसे ज़्यादा होती है, मतलब निकाय के अंदर स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। आपने कहा ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए पूर्णतः प्रत्यास्थी, पूर्णतः अप्रत्यास्थी संघट, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन इंग्लिश में इसको बोलते हैं। अपने आप ये परिभाषा लिख लेना। जब किसी संघट के दौरान 2 वस्तुएं आपस में चिपक जाती हैं और एक ही वेग से गति करती हैं, ऐसे संघट को पूर्णतः अप्रत्यास्थी संघट कहते हैं। इस संघट में गतिज ऊर्जा की हानि अधिकतम होती है और निकाय में जो संचित ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, वो भी अधिकतम होती है। आपने कहा ठीक है। हमने कहा बच्चों हमारे पास ये m1 है और ये चल रहा है u1 वेग से, ये m2 है, ये चल रहा है u2 वेग से। टक्कर हुई और टक्कर होने के बाद दोनों ऐसे चिपक गए भाई, ये m1 है और ये m2 है। और जब चिपक गए हैं तो एक ही वेग से चलेंगे, इसे उभयनिष्ठ वेग या कॉमन वेलोसिटी भी बोल देते हैं बच्चों। हमने कहा दोनों एक साथ v वेग से चल रहे हैं, ठीक है। हमने कहा नई चीज कुछ है ही नहीं, संवेग संरक्षण लगाएंगे। संघट कैसा भी हो, संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा, संवेग संरक्षण, ठीक है। संवेग संरक्षण क्या कहता है, टक्कर से पहले का संवेग m1 u1 प्लस m2 u2, मैंने ये मान लिया कि एक ही दिशा में चल रहे हैं। मान लिया आपका अलग आएगा तो अलग कर देंगे हम। टक्कर के बाद का संवेग दोनों एक साथ हैं तो m1 m2 प्लस हो गया और यहाँ आ गया v। क्या है ये v, तो ये v क्या है, दोनों की कॉमन वेलोसिटी है, उभयनिष्ठ वेग है दोनों का। यहाँ से v निकालना हो तो आपको लिख देंगे m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे करके आसानी से हम दोनों का कॉमन वेग निकाल सकते हैं, उभयनिष्ठ वेग निकाल सकते हैं। आपने कहा इतना ही है क्या, मैंने कहा हाँ बस इतना ही है बस। लेकिन यहाँ से ये पूछ लेता है कि बताओ यहाँ गतिज ऊर्जा की हानि कितनी है, क्योंकि हानि जरूर होगी। तो हमने कहा कि हेडिंग लगा लेंगे यहाँ गतिज ऊर्जा का ह्रास या गतिज ऊर्जा की हानि, ठीक है। आपने कहा कैसे निकालते हैं हानि, आपको अच्छी तरीके से पता है कि पहले संघट से पहले की गति ऊर्जा निकाल लो, के इनिशियल निकाल लो। शुरू में है 1/2 m1 u1 स्क्वायर, m1
u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। ये संघट से पहले की है। संघट के बाद की आप कहोगे एक साथ चल रहे हैं, 1/2 m1 प्लस m2 और वेग है v, तो यह रहेगा v स्क्वायर। आपको पता है कि हानि होनी है तो ये ज़्यादा होगी और ये कम होगी, तो गतिज ऊर्जा की हानि को हम प्रदर्शित कर लेंगे बच्चों डेल्टा के से। वो हो जाएगा के इनिशियल माइनस के फाइनल, पहले वाले में से बाद वाला घटा देंगे तो आ जाएगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर। आपने कहा ठीक है, सब जगह 1/2 है तो मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ बचेगा m1 u1 स्क्वायर, यहाँ बचेगा m2 u2 स्क्वायर। इसकी इंक ढीली पड़ गई है भाई, तो मैं ब्लैक से ही कर देता हूँ। m2 u2 स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2, ये आ जाएगा v स्क्वायर। v हमने निकाल रखा है, करो। ये आएगा बच्चों m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर डेल्टा के 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर। बच्चों यहाँ देखो m1 प्लस m2 की पावर 2 बनने वाली है, एक इससे चली जाएगी तो नीचे बचेगा m1 प्लस m2। ऊपर इसका होल स्क्वायर बनेगा तो खोल लेते हैं, ये बनेगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 u1 u2। अरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने कहा ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। एलसीएम ले लो, m1 प्लस m2 यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 1/2। देखो बच्चों इसकी गुना यहाँ होगी तो m1 इंटू m1 हो जाएगा m1 स्क्वायर, साथ में है u1 स्क्वायर। फिर m1 की गुना m2 में होगी तो बनेगा m1 m2 u1 स्क्वायर। आपने कहा ठीक है। फिर m2 की गुना यहाँ होगी तो आप लिखोगे m1 m2 u2 स्क्वायर। आपने कहा ठीक है, प्लस m2 की गुना m2 में होगी तो m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर। इन दोनों की गुना यहाँ हमने कर दी है। और ये देखो ध्यान से, ये बनेगा माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 u1 u2। अगर दिखाई भी नहीं दे रहा तो सुन के लिख लेंगे बच्चों। और नीचे चल रहा है m1 प्लस m2। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ। अब हम यहाँ कर लेते हैं, हम हानि निकाल रहे हैं भाई, हानि। जब हम बच्चों वैल्यू दी जाएंगे ना तो हमें इतने लंबे नहीं करने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल में तो जल्दी हो जाता है, लेकिन यहाँ तो देखो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है हमारा। m1 u1 स्क्वायर गया, m2 u2 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर गया। ध्यान से जब हम देखेंगे तो डेल्टा के हमारा जो बना है वो आया है 1/2। ऊपर जो है हमारा बचा है m1 m2 u1 स्क्वायर m1 m2 u2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2। तो सब में m1 m2 कॉमन है, m1 m2। और नीचे चल रहा है m1 प्लस m2। ठीक है, जब यहां से कॉमन लूंगा तो ये बचेगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर। तो ये बचा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर। और यहाँ बचा माइनस 2u1 u2 और यहाँ से जो डेल्टा के निकल के आएगा बच्चों वो आ गया हमारा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये बना हमारा u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। देख लेना, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर है, इसलिए ये हमारा फॉर्मूला आया। ठीक है, हाँ जी बच्चों। कई बार क्या होता है, इसके बाद यहाँ से कई बार स्पेशल केस बना लेते हैं कि मान लो m1 m2 बराबर है और जो m2 है वो विराम में, मतलब u2 0 है। ठीक है, तब बताओ अगर दोनों अप्रत्यास्थ संघट कर रहे हैं, चिपक जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, m1 m2 को इक्वल डाल दोगे तो आ जाएगा डेल्टा के बराबर m1 m2 m इंटू m अपॉन m प्लस m 2m u1 माइनस u2 कितना 0 का स्क्वायर। तो m से गया m तो हो जाएगा m/2 u1 स्क्वायर। कई बार ऐसे हम कर लेते हैं। ठीक है, सारा कुछ यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है बच्चों। इसमें 2-3 न्यूमेरिकल आपको लास्ट में मैं करा रहा हूँ और फिर निकलेंगे इसको पूरा करके। ठीक है, चलिए इसको हटा रहा हूँ, करेंगे पहला क्वेश्चन पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट का। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं बच्चों यहाँ।
यहाँ हमें आसानी हो जाती है कि जब टक्कर के बाद दोनों साथ में चिपक जाते हैं। ठीक है, अब देखना ध्यान से कितने आसान क्वेश्चन होते हैं। जो जितना लंबा हमने किया ना, ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है हमें। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, पहला क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कहता है 5 किलोग्राम का एक पिंड 4 मीटर पर सेकंड के वेग से 2 किलोग्राम की 1 मीटर पर सेकंड से उसी दिशा में गतिमान वस्तु से टकराकर चिपक जाता है। दोनों की उभय निश्चाल व गति ऊर्जा की हानि ज्ञात करो। इसने कहा कि पहला जो है हमारा वो 5 kg का है और चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, उसी दिशा में एक 2 किलोग्राम का पिंड चल रहा है, कितने से? वो चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। टक्कर होती है बच्चों, टक्कर के बाद दोनों चिपक जाते हैं। चिपक कैसे भी जाएंगे तो मैं कर दूंगा कि ये 5 kg होगा और ये 2 kg होगा, और मान लो ये दोनों v वेग से अब चलेंगे। भाई जब चिपक गए हैं तो एक साथ चलेंगे। उभयनिष्ठ चाल ज्ञात करनी है, बिल्कुल आसान, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। संवेग का संरक्षण लगाओ। संवेग यहाँ का 5 गुना 4 mv होता है ना, mv, यहाँ का 2 गुना 1, यहाँ का 5 प्लस 2 7v, 5 चौक 20 और 2 22, 7v, तो v आ जाएगा 22/7 मीटर पर सेकेंड। इतना आसान है बच्चों, फॉर्मूला याद ही नहीं करना, कोई ये फॉर्मूला ही नहीं याद करना। अब पूछा है गति ऊर्जा की हानि बताओ, गति ऊर्जा की। तो सबसे पहले पहली गति ऊर्जा निकाल लो, इनिशियल पहले कितनी थी? आप कहोगे 1/2 m v का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 1/2 m v का स्क्वायर। आपने कहा 4 का स्क्वायर 16/2 8 पंजे 40, 2 गया 2, ये बचा 1, 41 जूल थी पहले। बाद में बताओ आपने देखो ये वहाँ जो हम कर रहे थे वहाँ हमारे पास नंबर नहीं थे, वहाँ m1 m2 में बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी, यहाँ नहीं करनी पड़ रही है। सीधा देखो 1/2 m कितना है? 5 और 2 7, v हमें निकालना है, v तो हमने निकाल लिया 22/7, v हमने निकाल लिया 22/7 का स्क्वायर। आपने कहा 1/2 7, 22 का स्क्वायर होता है बच्चों 484, 7 को लिख 7 का स्क्वायर का 7 गुना 7, 7 से गया 7, तो हो जाएगा हमारा 484/7 दूनी 14। तो के फाइनल आ गया 14 तिया 42, 42 ये बचा 6 हैं, 14 चौक 56, कितना बचा 8, 14 पंजे 70, 10, 14 6 84, 14 7 98, इतना आ गई अंतिम गति ऊर्जा। अब देखो पहले कितनी थी? 41 जूल। अब ये है कि गति ऊर्जा की हानि क्या होगी? के फाइनल माइनस के इनिशियल, या के इनिशियल माइनस के फाइनल कर दो, क्योंकि पता है कि पहले ज़्यादा है बाद में कम हो गई है। तो 41 में से 34.57 हम घटा देंगे, 10 में 7 गए 3, 9 में से 5 गए 4, यह आ जाएगा 6.43 जूल की हानि हुई है। कई बार बच्चों यहाँ से और थोड़ा सा बढ़ा के पूछ लेते हैं कि कितने % हानि हुई है, तो आप % हानि निकालने के लिए पहले हानि निकाल लो 6.43, फिर टोटल कितनी थी, मेन कितनी थी, ओरिजिनल कितनी थी 41, गुणा करो 100 से, इसको सोल्व करोगे तो हम आपका आंसर % में आ जाएगा। ठीक है, कभी भिन्न में पूछ लेते हैं, भिन्न में करने के लिए सिर्फ इतना बताना है कि ये भिन्नात्मक परिवर्तन है। भिन्नात्मक परिवर्तन के लिए परिवर्तन बटे ओरिजिनल, प्रतिशत परिवर्तन के लिए गुणा 100 करना है बस। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, इसको हटा रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है बच्चों 20 ग्राम की एक गोली 400 मीटर पर सेकंड के वेग से लकड़ी के 2 किलोग्राम के गुटके में धंस जाती है। टक्कर के बाद गुटके का वेग ज्ञात करो, पहले गुटका विराम में था। आपने कहा ठीक है, ध्यान सुनो बच्चों, ये गुटका है लकड़ी का 2 किलोग्राम, यहाँ से एक गोली आ रही है, गोली बंदूक से चली यहाँ ऐसे, ये हमारी 20 ग्राम की गोली, 20 ग्राम की गोली 400 मीटर पर सेकंड के वेग से, 400 मीटर पर सेकंड के वेग से ये विराम है, टक्कर होती है, ये गोली इसी गुटके में धंस जाती है, ऐसे कहीं अंदर जाके ऐसे धंस गई। ठीक है, इसने पूछा बताओ गुटके का वेग कितना। गुटके का तो मतलब है ही नहीं, दोनों का है, गोली भी तो उसके अंदर ही है। आपने कहा संवेग संरक्षण लगाओ, इसने कहा यहाँ का संवेग mv, m है 20, लेकिन ये ग्राम है तो किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे, ये 400 प्लस ये विराम में था तो उसका संवेग 0 हो गया। इसका द्रव्यमान, इसका खुद का द्रव्यमान 2 किलोग्राम और ये है 20 ग्राम, तो हम 2 किलोग्राम
और 20 ग्राम को हम लिख सकते हैं 0.02, ठीक है, तो यह आ जाएगा 2.02। इस टोटल द्रव्यमान हो गया 2.02 और यहाँ आ जाएगा V। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1, 4 दूनी 8 बराबर 2.02 V। तो V आ जाएगा 8/2.02 और लगभग ये 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। लगभग 4 से कम आएगा क्योंकि 2 से ज़्यादा है नीचे, तो ये आ गया गुटके का वेग 4 मीटर पर सेकंड आ गया। अब बच्चों सुनो, लास्ट क्वेश्चन करते हैं और ये सबसे फेमस क्वेश्चन है यहाँ का। इसमें क्या होता है कि एक गुटके को रस्सी से लटका दिया जाता है, रस्सी से। क्वेश्चन नंबर 3, और इस गुटके को रस्सी से लटका के यहाँ ऐसे छोड़ दिया जाता है और ये कहा जाता है कि यहाँ से एक गोली आ रही है। इसको इंग्लिश में बच्चों बैलिस्टिक वाला उदाहरण बोलते हैं, बैलिस्टिक वाला, कि यहाँ ये बुलेट जाएगी और इससे टकराएगी, इसमें धंसेगी। बताओ ये कितना ऊपर उठेगा। आप सब जानते हैं जब ये इसमें टकराएगी तो ये आगे चल के कहीं यहाँ पहुँच जाएगा ऐसे। तो हमें ये पूछा है कि ये कितनी ऊंचाई है, कितना ऊपर उठा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों हमारा कि 0.012 किलोग्राम की गोली 70 मीटर पर सेकंड के वेग से कहाँ गई है, लकड़ी के गुटके में धंस गई है, जिसका द्रव्यमान 0.4 किलोग्राम है। आपने कहा ठीक है, पतली रस्सी से लटकाया गया है, बताइए गुटका किस ऊंचाई तक ऊपर उठेगा। आपने कहा बड़ा आसान है बच्चों, मैं आपको ये बताऊंगा करना कैसे है और ये बताऊंगा क्या गलती नहीं करनी है। सबसे पहले आप इन दोनों के लिए संवेग संरक्षण लगाओ। आपने कहा ठीक है, क्योंकि इसके अंदर धंस रहा है, गोली इसके अंदर धंस गई है जाके, पूर्णतः अप्रत्याशित संघट है, मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे। अब गोली इसके अंदर ही है कहीं यहाँ ऐसे। आपने कहा ठीक है, बताओ एम है 0.012, V है 70, ये विराम में था 0 आ गया, दोनों टकराएंगे तो 0.400 लिख देता हूँ, 0.012 लिख देता हूँ। टोटल द्रव्यमान आ जाएगा ये 0.412 और वेग हम मान लेते हैं V वेग से इसने चलना शुरू किया होगा जब ये टकराई होगी। टकराने के एकदम बाद का वेग है, यहाँ का नहीं, यहाँ तो जाके रुक जाएगा तो उसका वेग 0 हो जाएगा यहाँ जाके। आपने कहा ठीक है, ये बच्चों दिया जाएगा 0.12 गुणा 7, 0.412 V। तो V आ जाएगा बच्चों यहाँ से, क्या ये कटेगा 7 पंजे 35, चलो देखते हैं, 0.12 गुणा 7 बटे 0.412, 1 0 बढ़ा के 3 के बाद दशमलव होगी, 3 के बाद दशमलव गायब हुआ, तो V जो आएगा यहाँ से, क्या ये कटेगा, ये कटेगा बच्चों 4 से, ऊपर 4 तिया 12 30 हो गया, नीचे 4 एकम 4, 4 तिया 12 103 हो गया। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, नहीं कटेगा भाई, तो इसको हमें आसपास करना पड़ेगा। 7 तिया 21 210 बटे 103, तो लगभग ये हमारा 2 मीटर पर सेकंड आ गया। लगभग की बात कर रहा हूँ भाई, एग्जैक्ट आप अपने आप कर लेना, 2 मीटर पर सेकंड, मतलब जब यहाँ है तो इन दोनों का वेग 2 मीटर पर सेकंड है। बच्चों अब लगाएंगे हम इसमें यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं मैंने, मान ले यहाँ स्थिति ऊर्जा 0 मान लेते हैं U, इसको स्थिति A मान लेते हैं, इसको स्थिति B मान ले। कार्य ऊर्जा परमय से भी कर सकता हूँ, कार्य ऊर्जा परमय से भी मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। आपने कहा कैसे, आपने कहा यांत्रिक ऊर्जा होती है K प्लस U बराबर K प्लस U, कहाँ A कहाँ B, ठीक है। A में गतिज ऊर्जा कितनी है, आप कहोगे 1/2 mv²। स्थिति ऊर्जा हमने यहाँ 0 माननी है, यहाँ जाके गुटका रुक जाएगा, स्थिति गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, स्थिति ऊर्जा हो जाएगी mgh, क्योंकि ऊपर गया है तो प्लस mgh, क्योंकि ये टोटल m है, ये टोटल m है तो m से गया m, तो यहाँ से v²/2 या क्या gh, h मुझे निकालना है तो आंसर आएगा v²/2g। आपने कहा v कितना है, v है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, g का मान मैं 10 लिख लेता हूँ, यह आ जाएगा 0.2 मीटर ऊपर उठेगा ये, ठीक है। ये हमसे पूछा है बच्चों कि कितना ऊपर ये उठ जाएगा। यहाँ से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्प्रिंग वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि एक स्प्रिंग है, ऐसे पूछ लेगा बच्चों आपसे, ये स्प्रिंग है, दीवार से बंधा है, यहाँ एक गुटका रखा है, यहाँ से कोई गोली आ रही है, गोली से टकराएगी, तो पूछा बताओ ये कितना ज़्यादा दब जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना है, ये दबेगा तो इसकी स्थिति ऊर्जा बनेगी 1/2 kx², जब रुक जाएगा तो गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी,
ये टकराने के बाद की बात है। टकराने से पहले स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा 0 थी, लेकिन गति ऊर्जा कितनी थी जब ये टकराया होगा? आपने कहा 1/2 mv²। यहाँ से आप सब चीज़ें दे के आपको या तो x पूछ लेंगे और या x दे कभी पूछ लेगा, ऐसा कुछ करने को बोल देगा। यहाँ से आपको ऊर्जा परिवर्तन भी, गति ऊर्जा में हानि भी पूछ सकता है। बच्चों ध्यान रखना कि जो हानि हो रही है ये निकाय के अंदर स्थिति ऊर्जा में संचित होती है, या कई बार ये उष्मा के रूप में भी व्यय हो जाते हैं। जैसे गोली गुटके के अंदर जाएगी तो वहाँ उष्मा उत्पन्न होगी। तो आप ये पता कर सकते हैं कि पहले कितनी गति ऊर्जा थी टकराने से पहले, टकराने के बाद गति ऊर्जा कितनी हो गई है, तो जितना कमी होगी वो उष्मा में बदल जाएगी। ठीक है, आज की वीडियो में बच्चों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं हम। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। धन्यवाद।